हेलो एंड वार्म वेलकम टू टुसारा फाउंडेशन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर को हम क्या है बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक एक सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये तुम्हारे लिए वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें तुम सिर्फ एक ही सिंगल वीडियो में पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज वर्क। तो जैसे तुम देख रहे हो, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, एनर्जी, एंड थर्ड वन इज पावर। तो इनको हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या है। तो देखो, अगर मैं तुमसे वर्क की बात करूं तो देखो होता क्या है, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट पे तुम क्या कर रहे हो, धक्का मार रहे हो। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का मार रहे हो और अगर वो चलना स्टार्ट कर देता है तो हम कहेंगे वर्क डन क्या है, हुआ है। अब यार अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो क्या कहेंगे, जब किसी बॉडी पर आप धक्का मार तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी है, उस पर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। जब आपने उस बॉडी पे फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, चलना स्टार्ट कर देगी, मतलब बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी। और अगर बॉडी अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आ जाएगी, मतलब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ गया तो कहेंगे वर्क डन क्या है, हो गया। तो सिंपल सा है, एक बॉडी है तुम्हारे पास, उस पर तुमने क्या फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से बॉडी ने चलना स्टार्ट कर दिया तो हम कह देंगे वर्क डन। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में साइकिल होगी, मोटरसाइकिल होगी, तो तुम क्या करना, साइकिल पे क्या धक्का मारना। तो जब साइकिल पे धक्का मारो तो क्या होगा, वो चलना स्टार्ट कर देगी। या तुम्हारे घर में बाइक होगी, तुम बाइक को धक्का मारते हो तेजी से तो बाइक भी क्या चलना स्टार्ट कर देती है, मतलब तुम्हारे द्वारा जो है वर्क डन हुआ है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो हम बोलेंगे कि वर्क डन हो गया है। अब अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है पुशिंग अ कार। तो एक कार को अगर हम पुश करते हैं, तो हम कहेंगे उसमें क्या है, वर्क डन हुआ है। फिर सेकंड है साइक्लिस्ट मैन पैडलिंग अ साइकिल। तो एक साइक्लिस्ट जो कि पैडल क्या है, साइकिल में मारता है। तो जैसे तुमको पता है कि तुम स्कूल जाते होगे तो ज्यादातर बच्चे क्या है, साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, पैडल मारते हैं बाबर। और जब तुम पैडल मारते हो तो क्या होता है, साइकिल आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये भी क्या है, वर्क डन हो रहा है। लेकिन ऐसा हम लोग कभी महसूस नहीं करते हैं। तो वास्तव में हो क्या रहा है कि जब तुम स्कूल जा रहे हो और पैडल मार रहे हो साइकिल में, तो पैडल मारने पर साइकिल आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ते बढ़ते क्या है, तुम स्कूल तक पहुंच जाते हो। इसका मतलब तुम क्या डेली का डेली वर्क करते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, एक कार को पुश करना या फिर साइकिल में पैडल मारना। तो ये तुम्हारे वर्क डन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इसको और किस तरीके से हम एलैबोरेट कर सकते हैं वर्क डन को। तो देखो, वर्क डन के लिए आप लिख सकते हो कि जो फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको आप कहोगे वर्क डन। जैसे तुमको पता है कि तुम्हारे पास एक बॉडी है, उस पर तुमने फोर्स मारा। जब तुमने फोर्स मारा तो बॉडी क्या करेगी, अपनी पोजीशन से आगे बढ़ेगी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको तुम कहते हो वर्क डन। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन के फॉर्म में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। It is the product of force and displacement of the point of application in the direction of force। मतलब उस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बॉडी का जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। तो ध्यान रखिएगा, फोर्स का डायरेक्शन जिधर है उधर ही बॉडी के मूवमेंट का डायरेक्शन होना चाहिए। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं वर्क डन। अब काफी बच्चे ये कहेंगे कि सर हमने फोर्स बॉडी पे ऐसे लगाया तो बॉडी ऐसे चली गई, तब तो हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तुम्हारा वर्क डन आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉडी है, इसमें हमने फोर्स लगाया तो ये बॉडी सीधा ना जाके क्या है, ऐसे मुड़ जाए। अगर बॉडी ऐसे करके मुड़ गई है, अगर बॉडी मुड़ गई है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल आ गया है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, एक एंगल आ गया है। तो ऐसा आपने देखा होगा, कई बार आप क्या करते हो, फुटबॉल लेते हो और फुटबॉल पे क्या करते हो, किक मारते हो। जब तुम फुटबॉल पे किक मारते हो तो क्या होता है कि कई बार तो फुटबॉल सीधे चली जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फुटबॉल क्या है, टर्न हो जाती है किसी एंगल पे। तो अगर उन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है तो हमारा वर्क डन होगा एफ एस कॉस थीटा।
और अगर कोई उन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है तो हम बोलेंगे एफ एस। तो ध्यान रखेंगे वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तुम्हारा सिंपल होता है प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर सेम डायरेक्शन में है तो W इक्वल एफ एस होगा, अगर दोनों के बीच में एंगल बन रहा है तो W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होगा। तो ये फॉर्मूलेस आपको क्या है अच्छे से माइंड में स्टोर करके रखना है। तो जो ये वर्क का कॉन्सेप्ट है ये तुमको क्लियर होगा। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्क डन की वो कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पर वर्क डन 0 होता है। तो हम बात करने वाले हैं वर्क डन की उन कंडीशंस के बारे में जहां वर्क डन 0 होगा। अब तुम खुद सोच के देखो, तुमको मालूम है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है। वर्क का हमारा जो फॉर्मूला है वो है एफ एस कॉस थीटा। हम मान के चलते कि भाई एंगल मान लो बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब यहां पे तुम खुद सोच के देखो कि वर्क डन 0 कब होगा। वर्क डन 0 कब होगा, जब उस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, जब आप उस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे घर के सामने ट्रक खड़ा है और तुम अकेले गए और तुमने कहा कि चलो यार इस ट्रक को हिला के दिखाएंगे। तुमने उस पर खूब धक्का लगाया, लेकिन क्या ट्रक हिला? नहीं हिला। अगर ट्रक नहीं हिला तो इसका मतलब क्या है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि भाई 0 वर्क डन हो, तो इसका मतलब क्या, बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, तुमने फोर्स लगाया लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 90 0 होता है तो इसका मतलब एफ एस इंटू cos 90 एफ एस इंटू 0 और एफ एस 0 का मतलब होता है 0। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। मतलब जो एंगल होना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद बात आती है यूनिट्स की। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो देखो वर्ग की यूनिट निकालनी है हमको। देखो कैसे निकालेंगे, फोर्स होता है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। तो न्यूटन मीटर, एंगल की कोई भी यूनिट नहीं होती है तो आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पे न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं क्या, जूल। तो ध्यान रखिएगा न्यूटन मीटर को ही बोला जाता है जूल। अब अगर हमको सीजीएस यूनिट निकालनी है तो फोर्स को हम बोलते हैं डाइन और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर। तो हम बोलते हैं डाइन सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को बोला जाता है अर्ग, ERG अर्ग। तो ध्यान रखिएगा। तो यूनिट्स हो गई। अब बेटा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि जो जूल है और जो ये अर्ग है, जो ये जूल है और ये जो अर्ग है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है। तो तुमको ध्यान रखना है कि जो जूल और अर्ग में रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो 1 जूल की वैल्यू है ना, जो 1 जूल की वैल्यू है वो 10⁷ अर्ग होती है। ये ध्यान रखेंगे कि जो 1 जूल की वैल्यू है 10⁷ अर्ग होती है। लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर होती कैसे, ये तो बता दो, होती कैसे है ये तो बता दो। तो देख लो, देखो 1 जूल को हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल को क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर। अभी मैंने आपको बताया कि भाई न्यूटन मीटर को जूल लिखते हैं तो 1 जूल की वैल्यू 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर को लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर की वैल्यू होती है 10⁵2। और 10⁵ इंटू 10⁵2 करोगे, बेस दोनों का सेम है 10 तो पावर ऐड हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को आप कहते हो अर्ग। तो 1 जूल की वैल्यू होगी 10⁵7 अर्ग। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत बार आया है, तुम्हारा MCQ में पूछा गया, तुम्हारा FI में पूछा गया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1 जूल की वैल्यू
कितने अर्ग होती है, तो 1 जूल की वैल्यू होती है 10⁷ अर्ग। अब इसके बाद हम बात करते हैं पावर की। तो यार लोग पावर की बहुत बात करते हैं, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपने फिजिक्स में पावर की बात, कि पावर क्या होता है। तो देखो पावर का मतलब क्या है। देखो तुमसे किसी बंदे ने कहा देखा चल अपनी पावर कितनी पावर है। अगर तुमसे किसी बंदे ने बोला चल देखा कितनी पावर है, तो तुम क्या करते हो, तुम उसको पीट के दिखाते हो ना। उसको क्या करते हो, तुम उसको पीट के दिखाते हो कि देख ले इतनी पावर है, या तुम पंजा वगैरह लड़ाओगे उससे दिखाओगे। लेकिन जब फिजिक्स में बात है तो इसका मतलब क्या है, तुमको पावर बताना है। तो पावर कैसे बताओगे, काम करके बताओगे यार। कैसे बताओगे, काम करके बताओगे। भाई तुम्हारे अंदर काम करने की कितनी क्षमता है, इसी से तुम पावर तो अपनी बताओगे। भाई अगर तुम काम ज़्यादा देर तक कर सकते हो, भाई इसका मतलब तुम्हारे अंदर ज़्यादा क्षमता है, और ज़्यादा क्षमता मतलब तुम्हारे अंदर ज़्यादा पावर है। अगर तुम्हारे अंदर ज़्यादा पावर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी टाइम में तुम कितना काम कर रहे हो, किसी टाइम में तुम कितना काम कर रहे हो। अगर तुम किसी टाइम में कुछ काम कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। मतलब किसी काम को करने में तुमने कितना समय लिया। अगर तुम कम समय ले रहे हो तो इसका मतलब पावर क्या है, ज़्यादा है। अगर तुम ज़्यादा समय ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी पावर कम है। और अगर पावर के फॉर्मूले की बात करें तो हमारा होगा P = W/T। और तुम देखो इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, अगर टाइम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पावर की वैल्यू कम होगी, और टाइम की वैल्यू कम होगी तो पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये हम लोग आपस में जानते भी हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय ले रहा है तो हम कहते हैं यार इसमें पावर नहीं है, इसमें दम नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति कम समय ले रहा है तो कहते हैं यार बहुत पावर है यार, इसके माइंड में बहुत पावर है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि पावर की वैल्यू होती है W/T। ध्यान रखेंगे फॉर्मूले को, P = W/T। अगर यूनिट की बात करेंगे तो जूल और ये सेकंड, तो बोलते हैं जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को बोला जाता है वॉट। क्या बोला जाता है, वॉट। तो जूल पर सेकंड या फिर वॉट हो जाएगा तुम्हारा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, जूल पर सेकंड को हम लोग लिखते हैं J(-1). जूल मीन्स J, सेकंड मतलब S-1। नीचे था उसको ऊपर लेके आओगे तो जूल सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और वॉट को लिखा जाता है W। तो ये तुम्हारा पावर का इधर हो गया। अब बात करते हैं कि पावर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब बात आती है पावर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P = W/T। तो यहां से तुमको क्या दिख रहा है, यहां से तुमको दिख रहा है कि भाई पावर के बारे में दो ही चीजें तुमको दिख रही हैं, एक वर्क डन दिख रहा है, एक टाइम दिख रहा है। मतलब दो फैक्टर पे डिपेंड करने वाला है, वर्क डन पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, और सेकंड बोलेंगे टाइम टेकन। तो पावर किन फैक्टर डिपेंड करेगी, कितना वर्क डन हुआ है और कितने टाइम में हुआ है। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड टाइम टेकन। तो इन दोनों चीजों पर हमारी जो पावर है वो क्या है, डिपेंड करती है। तो इतना ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद फिर से आपको अगले जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो जैसा आपको पता है कि अभी हम लोगों ने वर्क एंड पावर को कर लिया था। अब बात आती है एनर्जी की। एनर्जी क्या है, तो देखो तुम खुद सोच के देखो एनर्जी किसको बोलेंगे, खुद सोच के देखो एनर्जी किसको बोलेंगे। एनर्जी का मतलब क्या होता है, खुद सोच के देखो। जब जैसे तुमको एनर्जी चाहिए बॉडी में, तुमको एनर्जी क्यों चाहिए, तुमको एनर्जी इसलिए चाहिए जिससे कि तुम पढ़ सको, कोई काम कर सको, इसलिए तुमको एनर्जी चाहिए। और तुम उस एनर्जी के लिए क्या करते हो, खाना खाते हो। तो सिंपल सा तुम कह सकते हो कि एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क डन है। एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क डन है। मतलब जो वर्क डन होगा वही एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि जो वर्क डन होगा वही एनर्जी के फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाएगा। तुमको एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि तुमको वर्क डन करना है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन और एनर्जी लगभग क्या है, सेम है। बट अगर हम बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में कि भाई हमको जो एग्जाम में राइट करके आना है वो क्या होगा, तो हम सिंपल सा लिखेंगे एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू द वर्क। मतलब काम करने के लिए जितनी तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए उसको तुमने बोला है एनर्जी। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि एनर्जी कितने टाइप की होती है। तो यार एनर्जी तुम्हारी दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड होती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो मैं तुमको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद टेक्निकल लैंग्वेज पे आएंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन। अगर कोई बॉडी है, अगर वो मोशन में जा रही है, अगर कोई बॉडी है अगर वो मोशन में जा रही है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और उसी जगह पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं है का मतलब क्या हो गया, मोशन में नहीं है का मतलब है कि बॉडी रेस्ट पर है। जैसे अभी तुम बैठे बैठे मोबाइल देख रहे होगे, तो तुम क्या हो, तुम रेस्ट कंडीशन में हो। तो तुमको ध्यान रखना है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम बॉडी में बोलेंगे कि भाई उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम अपनी डेफिनेशन पे आए तो सिंपल सा हम डेफिनेशन बोल देंगे कि कोई भी एक बॉडी है उसमें जो एनर्जी पजेस हो रही है वो स्टेट ऑफ मोशन की वजह से हो रही है। मतलब बॉडी में मोशन इसलिए हो रही है, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो कहेंगे द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को K.E. से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये होगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल होता है इसका K। अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे तुम पहला एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे तुम क्या गन फायर करते हो, जो तुम गन फायर करते हो तो उसमें क्या करते हो, बुलेट होता है, तो बुलेट फायर होता है और बुलेट फायर होने के बाद क्या वो मोशन के साथ एकदम बहुत स्पीड में चला जाता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तुम दे सकते हो बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। और दूसरा एग्जाम्पल तुम ले सकते हो तुम्हारे घड़ी का। तुम्हारे घर में घड़ी तो डेफिनेटली होगा ही। अब घड़ी में क्या होता है, जो मूविंग हैंड होते हैं, मतलब जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो ऐसे चलना क्या स्टार्ट करती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या रोटेट करना स्टार्ट करती हैं। और जो घड़ी की सुइयां हैं उनको हम बोलते हैं मूविंग हैंड। तो जो मूविंग हैंड है किसी भी क्लॉक में, तो वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो सिंपली तुम दो एग्जांपल दे सकते हो, मूविंग हैंड्स ऑफ क्लॉक एंड सेकंड वन इज बुलेट फायर फ्रॉम अ गन। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे तुम्हारे फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सिमिलरली तुम बोल सकते हो। क्या बोलेंगे, तुमको मैंने बताया था कि बॉडी जब रेस्ट में होती है तब उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी इसके साइज, शेप और पोजीशन की वजह से क्या है, वेरी करती है। देखो ध्यान से, द एनर्जी possessed by a body at rest, the energy possessed by a body at rest due to its position, size and shape। तो ध्यान रखेंगे तीन चीजों को कि हमारी जो एनर्जी रेस्ट पर तो है, लेकिन किसकी वजह से है, पहली चीज पोजीशन की वजह से है, दूसरी चीज साइज की वजह से, तीसरी चीज शेप की वजह से है। इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि भाई तुम एक स्प्रिंग ले लेते हो और उसको तुम क्या कर देते हो, कंप्रेस वगैरह करते हो, कभी स्ट्रेच करते हो कभी कंप्रेस करते हो। तो अगर किसी स्प्रिंग को तुम क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, मतलब जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगी उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिमिलरली तुम्हारे पास एक हैमर है, तुम हैमर कैसे उठाए हुए, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो तुमको ध्यान रखना है कि अगर एक हैमर है, उसका एग्जाम्पल तुम ले रहे हो, उसको तुम उठाए हुए, तो वो तुम्हारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो सिंपल सा मैंने तुमको बताया काइनेटिक एनर्जी क्यों है, ड्यू टू इट्स मोशन है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, ड्यू टू इट्स रेस्ट पोजीशन है। अगर तुम्हारे एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल के बारे में तुमको मैंने बताया, अगर तुम गन से बुलेट को फायर करते हो तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो जाता है।
अगर तुम दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हो तो तुम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो कि एक घड़ी है तुम्हारे पास और उसके जो मूविंग हैंड है वो क्या है, घूम रहे हैं, तो वो तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा काइनेटिक एनर्जी को। अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल लेना चाहते हो तो सिंपल सा तुम ले सकते हो, तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में है, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो तुम्हारी होगी पोटेंशियल एनर्जी। और अगर तुम दूसरा एग्जांपल लेना चाहोगे तो तुम दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, तुम्हारे पास हैमर है जिसको तुम उठाए हुए हो, तो वो एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी को तुम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर हम बात करें इसके बाद मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल से मैं तुमको डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, अगर हमको अगर डिफरेंस अच्छे तरीके से राइट करना है तो मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल के बेसिस पर तुमको क्या है, मार्क्स बिल्कुल ऐसे आसानी से मिलते जाएंगे। तो मैं तुमको समझाता हूं किस तरीके से तुमको रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले आप डालोगे सीरियल नंबर, उसके बाद आप डालोगे पैरामीटर, उसके बाद तुम डालोगे काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद तुम डालोगे पोटेंशियल एनर्जी। अब फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया, एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू, मतलब जो एनर्जी बॉडी में जो पजेस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। अब तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी में मोशन की वजह से होता है और पोटेंशियल एनर्जी में साइज एंड शेप की वजह से होता है। तो आप सिंपल सा लिख दो एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन और यहां लिख दो एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू साइज एंड शेप। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो बात करेंगे कि कन्वर्टेड फॉर्म। कन्वर्टेड फॉर्म का मतलब है कि काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो सकता है और पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो सकता है। तो तुमको ध्यान रखना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी फॉर्म में जा सकती है, लेकिन पोटेंशियल किसी भी फॉर्म में नहीं जा सकती है। पोटेंशियल जाएगी केवल किस में, काइनेटिक फॉर्म में। तो इट कैन चेंज इनटू एनी फॉर्म and it can change only in the form of kinetic energy। एंड थर्ड पॉइंट हम कहेंगे स्पीड ऑफ बॉडी। अब देखो, तुमको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुम लिख दोगे स्पीड ऑफ बॉडी में डिपेंड्स इन द काइनेटिक एनर्जी एंड डज नॉट डिपेंड इन द पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुम एक फोर्थ पॉइंट लिखना चाहो तो तुम फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट को तुम रिप्रेजेंट कर देना सिंबल। अगर तुम सिंबल लिखना चाहो तो तुम लिख देना सिंबल काइनेटिक का होता है के, और अगर तुम सिंबल लिखना चाहो पोटेंशियल एनर्जी का तो तुम यहाँ पे लिख देना पोटेंशियल में सिंबल होता है यू। तो एक पॉइंट तुम्हारा और तुम यहाँ पर क्या है, ऐड कर सकते हो। और यार एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कई बार कि एनर्जी का यूनिट क्या है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या यूनिट है। तो यार एक चीज मैं तुमको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो या सिंपली एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट जूल ही रहने वाला है। यूनिट में कोई भी चेंज नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट क्या रहने वाली है, जूल। तो एनर्जी का यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल। तो ध्यान रखेंगे कि तीनों चीजें, एनर्जी का यूनिट जूल, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल और काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जूल। अगर हम फॉर्मूले के टर्म्स में बात करते हैं तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो ये सब कुछ हमने देखा अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यार इसके बारे में तुम्हारा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। बाकी का अब हम क्या करेंगे, जो हमारे डेरिवेशंस वगैरह हैं वो भी अभी हम आगे क्या है देख लेते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं फिर आगे देख लेते हैं। नाउ गाइस, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना डेरिवेशन, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो फर्स्ट डेरिवेशन है तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो अब बात आती है कि भाई इसका एक्सप्रेशन क्या आता है। तो इसका एक्सप्रेशन आता है हाफ mv²। तो k इक्वल हाफ mv² का एक्सप्रेशन होगा, बट इसको ड्राइव कैसे करेंगे। तो चलो सिंपल से स्टेप है देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुमको पता है कि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और अब आप डेरिवेशन किसका कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का। जब डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का कर रहे हो तो फिर वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जब वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्क डन फाइंड करोगे। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल क्या लिखोगे, F इनटू S लिखोगे। इसके बाद तुमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल वर्क डन, K इक्वल टू W। अब W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो F इंटू एस, तो K की वैल्यू आ गई F इंटू एस। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम लगाएंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि स्टार्टिंग में हमने किसी बॉडी को जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में हमने किसी बॉडी को जो वेलोसिटी है वो v दे रखी है। अब ये क्या है, मूव करना स्टार्ट करेगी और एट एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या, जीरो हो जाएगी। अब तुमको पता है कि भाई स्टार्टिंग में वेलोसिटी v है, फाइनली वो क्या है, रेस्ट पे आ जाएगी और वेलोसिटी क्या है, जीरो हो जाएगी। तो हम अप्लाई करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमारा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो v की जगह हम लोग लिख देंगे जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, v, तो u की जगह लिख देंगे v। अब ये बॉडी क्या है, रिटार्ड कर रही है। ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये बॉडी क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है। अगर रिटार्ड कर रही है तो a की जगह क्या हो जाएगा, माइनस a, तो आपका आ जाएगा -2as। तो ध्यान रखेंगे माइनस साइन क्यों है, ड्यू टू यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन की वजह से क्या है, इसमें माइनस साइन को हमने कंसीडर किया है। तो जीरो स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as। अब जीरो की जगह जीरो हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 2s। अब 2as को आप लेफ्ट में ले जाओ, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। यहां से आप s की वैल्यू फाइंड करोगे तो आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 2a। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तक क्लियर होगा। अब क्या करना है, ये जो तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 है, जो तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें तुम्हारे पास क्या है, s की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करो, इस s की वैल्यू को तुमको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं s की इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में। तो लिखोगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब k इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो k इक्वल टू आपका था f इंटू एस। k इक्वल टू क्या था आपका, f इंटू एस था आपका। तो f अपनी जगह, s की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन 2a इक्वेशन नंबर 2 से। अब v स्क्वायर अपॉन 2a लिख दोगे। अब आपको मालूम होता है कि बॉडी है, उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू होगी m इंटू ए। तो फोर्स की वैल्यू लिख दो यहाँ पे ma। जब फोर्स की वैल्यू ma लिख दोगे, इंटू लगा दोगे, v स्क्वायर अपॉन 2a लगा दोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन 2। mv स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो 1/2 इधर लिख दो, mv स्क्वायर इधर लिख दो, तो आपका आ जाएगा k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और ये आपका जो डेरिवेशन है वो प्रूव हो गया, और लास्ट में आप लिख देना हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका डेरिवेशन है जो तुम क्या है कर सकते हो फॉर योर काइनेटिक एनर्जी। और बहुत ही आसान है, अगर तुमने थोड़ा अच्छे समझा तो डेफिनेटली तुमको अच्छे समझ में आया होगा। अगर तुमको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो क्या करना है, तुमको सिंपल सा काम करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक एनर्जी में, तो k की वैल्यू हो जाएगी W, और W होता है F इंटू एस, तो k की वैल्यू आ जाएगी F इंटू एस। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमको पता है स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमने v कंसिडर किया है, फाइनली ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और हमने कंसिडर किया है बॉडी क्या यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है। अगर रिटार्ड कर रही है तो इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह जीरो लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की जगह v लिखेंगे, और एक्सेलरेशन की जगह माइनस लिखेंगे। तो जीरो स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू 2as आ जाएगी, s की वैल्यू निकालेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगी। अब इस s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा k आ जाएगा f इंटू एस, k इक्वल टू f इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a। f की वैल्यू ma राइट कर देंगे, ma राइट करने पर a कट जाएगा, तो mv स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, और ऐसे ये फाइनली क्या ड्राइव हो जाता है। तो ओवरऑल इसका तुमको डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ आते हैं, डेरिवेशन नंबर 2, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन तो आएगा आपका k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। लेकिन आएगा कैसे, चलो बात कर लेते हैं।
तो देखो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ध्यान रखना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? P से। मास को m से, वेलोसिटी को v से। तो P इक्वल हो जाएगा m इंटू वी। यहां से आप v की वैल्यू निकालोगे। v की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन m। इसको आप बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको पता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना था ना। जब काइनेटिक एनर्जी निकालना था तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब हमको v निकालना चाहिए था। तो v हमने कहां से निकाला है? मोमेंटम से। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ अपनी जगह, m अपनी जगह, v की वैल्यू p अपॉन m। p अपॉन m यहाँ लिखोगे और स्क्वायर का स्क्वायर लगा दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 m अपनी जगह, p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद इस m से एक m कट जाएगा तो नीचे बचेगा सिर्फ m। तो 1/2 p स्क्वायर अपॉन m। इसको अगर आप शॉर्ट सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा k की वैल्यू। और अगर इसको तुमको वैल्यू निकालना हो सिर्फ p की, अगर p के टर्म में तुमको निकालना हो तो तुम क्या कर सकते हो? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2m के इक्वल p स्क्वायर, 2m के इक्वल p स्क्वायर। p की वैल्यू निकालोगे तो रूट के अंदर 2m के। तो यहाँ से तुम्हारा जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का, ये डेरिवेशन तुम्हारा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सेकंड डेरिवेशन जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड डेरिवेशन तो तुमको सब कुछ क्लियर होगा। अब इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा थर्ड डेरिवेशन जो तुम्हारा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए। तो तुमको ध्यान रखना है कि ये दो डेरिवेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट डेरिवेशन है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं वो है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में तुम्हारा होगा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के लिए जो डिवाइसेस वगैरह होती है वो कैसे होती हैं, तो वो देखेंगे। तो एक बार मैं तुमको फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या करना था? रिलेशन निकालना था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। तो तुमने क्या किया? मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा, P इक्वल टू mv, v की वैल्यू निकाली, आ गया P अपॉन m, इक्वेशन नंबर 1 बोला। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ अपनी जगह, m अपनी जगह, v की वैल्यू रख दिया यहाँ से P अपॉन m, मतलब P अपॉन m का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखो P स्क्वायर, इसको देखो m स्क्वायर। तो 1/2 m P स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, 1/2 P स्क्वायर अपॉन m, k इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P स्क्वायर की वैल्यू 2m के और P की वैल्यू आ जाएगी √2m के। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ तक करें कि यहाँ तक करें? पूरा दोनों तक करो। कहाँ तक करें? यहाँ तक करें, यहाँ तक करें, दोनों का डालो। तो ध्यान रखना। तो ओवरऑल तुमको मैं सारी चीज़ें समझाई। और यार एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं तुमको, काफ़ी बच्चे नोट्स के लिए पूछ रहे थे कि सर नोट्स वगैरह मिल जाते तो अच्छा रहता। तो बेटा मैं तुमको जो है हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 99। तो सिर्फ तुम 99 रुपीज़ के बेसिस पर फुल फिजिक्स के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो तुम क्या ले सकते हो। तो पूरा का पूरा तुमको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें तुम्हारे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से तुम्हारी डिस्क्राइब की गई है। और पूरी फिजिक्स बुक के तुमको नोट्स क्या मिलेंगे। तो कोई भी बच्चा जो लेना चाहता है वो 99 रुपये के बेसिस पे ले सकता है। उसको कहाँ जाना होगा? उसको क्या है, ऐप पर जाना होगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐप को इंस्टॉल कर लो और ऐप पर तुमको क्या हैंड रिटन नोट्स का जो ऑप्शन वगैरह है वो सब कुछ दिख जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मैं तुमको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कॉन्टैक्ट नंबर पर क्या है, तुम कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और हैंड रिटन नोट्स के बारे में क्या है जान सकते हो। बाकी का अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं अपने लास्ट डेरिवेशन को, जो कि है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो इसको रेज करते हैं, बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एट लास्ट हम बात कर लेते हैं अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। तो देखो अगर तुम इसको एक सिंपल फॉर्मूले के फॉर्म में समझना चाहो तो तुमको समझना है कि जो W की वैल्यू होती है वो डेल्टा K होती है। W क्या है? वर्क डन है। डेल्टा क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। मतलब क्या हुआ, जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया है वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सिंपल सा है, वर्क का मतलब वर्क लेना है, एनर्जी का मतलब चेंज इन एनर्जी लेना है। और कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर तुमको इसको लिखना है तो बहुत ही सिंपल शब्दों में लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम,
अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी, द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। तो सिंपल सा है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में जो भी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हमारा क्या है, वर्क डन के इक्वल हो रहा है। तो सिंपल W इक्वल डेल्टा के। अब बात आती है कि इसको ड्राइव कैसे करना है। तो इसकी अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तुमको पता है कि वर्क डन की बात की जा रही है। अगर बात वर्क डन की जा रही है तो इसका मतलब क्या है, पहले तुम क्या करोगे, वर्क डन का फॉर्मूला लिखोगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इंटू एस। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करोगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाओगे। क्या करोगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाओगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या करोगे, u स्क्वायर को आप लेफ्ट में ले आइए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। अब यहां से s की वैल्यू निकालिए तो 2a डिवाइड में जाएगा, तो s इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपल दो स्टेप हम लोगों ने किए हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया है, पहला स्टेप किया है वर्क की वैल्यू Fs नोट किया है और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। दूसरा स्टेप क्या किया है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाया है जिसमें हमने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया। यहाँ से हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s किया, फिर s की वैल्यू निकाली जो कि आई है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद के स्टेप बहुत आसान है। अब क्या करना है, हमको 1 और 2 को कंबाइन करना है। क्या करना है, 1 और 2 को कंबाइन करना है। अब अगर आप देखोगे W की वैल्यू क्या है, Fs है। W की वैल्यू क्या है, Fs है। और ये s तुम्हारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a के फॉर्म में है। दोनों को कंबाइन करो तो W की वैल्यू Fs थी, F की वैल्यू तुमको मालूम होती है m इंटू a होती है। S की वैल्यू अभी तुमने निकाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। a से a क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो m ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करोगे, इस m का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल एम बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। m का अंदर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है, एम बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, एम यू स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड में 2 था तो 2 को डिवाइड में अलग अलग कर दिया, मतलब एम बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। एम बी स्क्वायर अपॉन 2 रिप्रेजेंट करेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी को और एम यू स्क्वायर अपॉन 2 रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या ज़्यादा है, तो डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W की वैल्यू आ गई डेल्टा के। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, स्टेप्स के फॉर्म में तुमको ध्यान रखना है। पहले तुमको W की वैल्यू निकालना है F इंटू एस के अकॉर्डिंग। F इंटू एस आ गया तो तुमको F और S रखना है। F तुमको मालूम होता है ma, S तुमको निकालना होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो कि आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। W की वैल्यू F इंटू एस, F की वैल्यू ma, S की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फिर a से कट जाता है, m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2। एम वी स्क्वायर अपॉन 2 को kf बोलते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 को ki बोलते हैं। तो w इक्वल kf माइनस ki, k w इक्वल टू डेल्टा के। तो जो वर्क डन होता है वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या इक्वल आ जाता है। तो ये हमारा क्या वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो तुमको ये मालूम होगा कि भाई कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो सिंपल सा लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। तो ध्यान रखना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, फिर आगे नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लाइन तुम्हारी मेरा ध्यान रखिएगा। According to principle of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. It can convert from one form to another form. मतलब इसको सिर्फ एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में भेज सकते हैं, लेकिन ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ये क्या है, चेंज हो सकती है बस। अब कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई कैसे चेंज होती है। तो सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपने लाउड स्पीकर तो डेफिनेटली देखा होगा। अब वो लाउड स्पीकर में क्या होता है,
ऑब्वियस सी बात है कि तेज आवाज़ निकलती है, और जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हम लोग लाउड स्पीकर लगाते हैं ना, डेफिनेटली लगाते हैं। तो लाउड स्पीकर में क्या हुआ, लाउड स्पीकर में क्या हुआ, तुमको आवाज़ आती है, आवाज़ आती है मतलब तुमको सुनाई क्या दिया, साउंड। तो क्या कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि तुमको पता है कि जब हम लाउड स्पीकर वगैरह लगाते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी लगाना पड़ता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं। और अगर उल्टा करना हो कि भाई साउंड हम दें लेकिन क्या आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो ये क्या कर सकते हो आप, माइक्रोफोन के द्वारा कर सकते हो, जिसको आप माइक भी कहते हो। तो जैसे ये तुम देख रहे हो, ये क्या लगा है, माइक लगा हुआ है। अभी जो माइक लगा हुआ है तो इसमें क्या हो रहा है, साउंड जा रही है, और साउंड जाके क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जो कि तुम्हारा वीडियो क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारे लिए जो वीडियो बन रहा है इसमें भी तो यही हो रहा है कि भाई इसमें जो है, ये जो माइक्रोफोन लगा हुआ है इसमें वॉइस जा रही है। अब वॉइस जाने के बाद ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में करना तो माइक से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं चार्जिंग का। तुमको पता होगा कि भाई मोस्टली सभी के घर में इन्वर्टर होता है। अब इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर सिंपल सा होता है कि भाई हम क्या है, बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बैटरी जब चार्ज होती है तो क्या होता है, बैटरी चार्ज करते समय तुमको मालूम है ना कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर है केमिकल, केमिकल वो है बैटरी के अंदर। अब केमिकल क्या हो जाता है, केमिकल से कन्वर्ट हो जाती है क्या, एनर्जी, कौन सी वाली, लाइट वाली। क्योंकि तुमको मालूम है कि भाई इन्वर्टर से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इन्वर्टर से, अरे ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम इन्वर्टर से चाहते हैं क्या, इन्वर्टर से तुम चाहते हैं लाइट, कि भाई हमारे घर में रोशनी हो जाए। लेकिन जो उसमें बैटरी है, इन्वर्टर में जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी क्या कर रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, और चार्ज होके क्या देगी तुमको, लाइट एनर्जी देगी। तो बैटरी में क्या है, केमिकल, तो हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, अगर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल में तो उसके लिए क्या है, सेल। ध्यान रखेंगे, सेल क्या करती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एंड तुम्हारे घर में बल्ब जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। तो बल्ब में क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उससे क्या मिल रही है तुमको, लाइट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो बल्ब लगाते हैं। और अगर उल्टा करना हो, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक में करना हो तो फोटो सेल लगाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये एनर्जी के कन्वर्जन के फॉर्म है, इस तरीके से तुमको क्या याद करना है। और एक बात और मैं तुमको बताता हूँ कि जो एनर्जी कन्वर्जन की एक क्या है, तुम्हारे बुक में टेबल बनी हुई है, एक ब्लॉक डायग्राम टाइप का बना हुआ है। तो उस ब्लॉक डायग्राम में जितने भी कन्वर्जन हैं उनको बिल्कुल जरूर अच्छे से याद करना। और तुम्हारा जो ये पूरा चैप्टर है वन शॉट में, वर्क एनर्जी पावर, तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट हो चुका है। और 2024 में तुम अच्छे से तैयारी करके अपना बहुत अच्छा परसेंट ला सकते हो। जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है फॉर 90%, 95%, 98% डेफिनेटली पूरा कर सकते हो। और फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, और मैं तुमको फिजिक्स शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, जिससे तुम्हारा पेपर अच्छा हो। और यार फिजिक्स का पेपर हर साल टफ आता है, तो यार ये तुम्हारा पेपर तुमको बिगड़ने नहीं देना है, अच्छे से हर एक चीज़ करना है। और यार काफ़ी बच्चे जो नोट्स के लिए बार बार इंक्वायरी करते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि भाई हैंड रिटन नोट्स क्या है, प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, हैंड रिटन नोट्स आपको क्या है, प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसमें आपका कंप्लीट फिजिक्स है, क्या है आपका, कंप्लीट फिजिक्स है। और उसके जो चार्जेस हैं वो सिर्फ ₹99 है। मतलब सारे चैप्टर सिर्फ आप 99 रुपये पे करके क्या है ले सकते हैं। और इसको लेने के लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा। तो ऐप को इंस्टॉल कर लेना, और वहाँ पे आपको क्या है कोर्स के ऑप्शन वगैरह क्या आ जाएंगे नोट्स के लिए। अगर किसी भी बच्चे को नहीं मिलता है ऑप्शन, तो मैं तुमको कॉन्टैक्ट डिटेल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुम कॉन्टैक्ट डिटेल तुमको जो प्रोवाइड की गई है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी तुम पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में तुम पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे लिए 3rd चैप्टर लेके आने वाला हूँ। और जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 फोर्स को नहीं देखा है, जाके प्ले लिस्ट में जरूर देखें। तो फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए
ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, जाके देखो, कोई भी समस्या है पूछो। तो चलो आज के वीडियो हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।